नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ हैं अजय और प्रियंका। भारतीय बाजार वीकली एक्सपायरी का दिन है और इस वक्त सेंटिमेंट्स अगर आप देखेंगे, दिन भर उठापटक दिखाने के बाद भारतीय बाजार अब बचे हुए 1 घंटे के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं। फ्यूचर्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हैं। यूएस फ्यूचर्स में भी तेजी है और इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी में निचले स्तरों से 200 अंकों की रिकवरी और साथ ही बैंक निफ्टी 600 अंकों की रिकवरी दिखाते हुए। गुड आफ्टरनून प्रियंका। गुड आफ्टरनून अजय। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है और यूरोपीय बाजार से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। वहां से क्या कह सकते हैं, हर रोज एक संकट की जो खबर आती है, जैसे एसवीबी संकट, क्रेडिट स्विस संकट, ये संकट खत्म होते होते बाजार में रिकवरी लौट आती है अजय। देखिए, बाजार में रिकवरी है, आंखें तरस गई थी शॉर्ट कवरिंग को देखने के लिए, लेकिन बहुत रिलक्टेंट, झिझक के आ रही है। कोई वन साइड ब्रॉड रिकवरी नहीं है। इस समय हम डिजाई पे हैं, नीचे के लेवल से करीब 16,850 के लेवल से निफ्टी अच्छा रिबाउंड किया, बैंक निफ्टी भी 600 पॉइंट लगभग। और वो इसलिए कि आपने जैसे बताया कि क्रेडिट स्विस में थोड़ी रिकवरी आ गई है यूरोप में, और वो $54 बिलियन जो सेंट्रल बैंक हमने सुबह ही बताया था आपको देने वाला है। सारे सेंट्रल बैंक इस समय एक सूत्र, एक ही कार्यक्रम है कि किसी भी तरीके से किसी बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रन नहीं हो जाए, वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो जाए, इस तरह में लगे हुए हैं। खैर, इसके अलावा हम ये कोइंसाइड कर रहा है इस बात से कि हम टेक्निकली बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड थे, तो वो दोनों मिला के एक रिकवरी आई, बट बहुत ज्यादा अभी तक तेज नहीं हुई है, ये बहुत हल्की हल्की आ रही है और बहुत देर के लिए भी नहीं रह रही है। अब देखिए, इस समय तो डेज हाई पे है, लेकिन टिकेंगे नहीं यहाँ पे कि नहीं, सबसे बड़ा चैलेंज है। या फिर ये एक्सपायरी का मूव है, वीकली एक्सपायरी का, इसलिए शायद थोड़ी देर के लिए रुक गई। देखिए, बैंकिंग लेड है। हाँ। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 38,500 के करीब आ गया था, 600 तक तो आया था। तो वहां से बहुत सारे डेटा पॉइंट्स शाम को आने वाले हैं। हाँ। यूरोजोन के सीपीआई आएगा, जॉब डेटा आएगा, ग्लोबल मार्केट के दौरान ही की तरफ से ये लीड ये जारी रहेगी या नहीं जारी रहेगी, ये वहीं से मालूम चलेगा। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड, जैसे हमने आपको सुबह बताया था, वो पॉजिटिव की तरह ज्यादा टिल्ट कर रहा है। हमारे सारे, इनफैक्ट हमारे तीनों पैनलिस्ट आज सुबह आपको यही बता रहे थे कि कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रेड करना चाहिए, पुलबैक्स को स्टॉप लॉस के साथ खेलना चाहिए, और वो अभी तक रिवॉर्ड कर रहा है। क्या अगर अगले 1 घंटे में भी यही रहेगा, ये हम आगे चर्चा करेंगे। बाजार को एक और क्वेश्चन मिल रहा है जिस पर ज्यादा बात नहीं हो रही है, वो है क्रूड। 73 का क्रूड हो गया है, इससे बाजार को बहुत क्वेश्चन मिलता है। तो हो सकता है आखिरी घंटे में भी आपको लॉन्ग ट्रेड जारी रहने के मौके मिल जाएं। इस सब बारे में हम आगे शो में बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी पहले एक बार हेडलाइंस में कैप्चर कर लेते हैं कौन कौन से स्पेसेस से रिकवरी अटेम्प्ट हुई। तो यूरोप के बाजारों में रिकवरी से लौटी घरेलू बाजार में चमक। निफ्टी निचले स्तर से 200 अंक सुधर कर 17,000 के पार। बैंक निफ्टी में भी करीब डेज लो से 600 पॉइंट्स का सुधार। क्रेडिट स्विस संकट खत्म होने की उम्मीद में यूरोपीय बाजार में तेजी। जर्मनी, यूके और फ्रांस के बाजार 1% से ज्यादा बढ़े। क्रेडिट स्विस को स्विस सेंट्रल बैंक $54 बिलियन का लोन देगा। क्रूड की कमजोरी से ऑयल मार्केटिंग शेयरों में उबाल। 3.5% की तेजी के साथ बीपीसीएल निफ्टी का टॉप गेनर है। एचपीसीएल आईओसी में भी 2 से 6% की मजबूती। संवर्धना मदरसन में 10% की भारी गिरावट। कई ब्लॉक डील में सुमितोमो वायरिंग ने बेची 4% हिस्सेदारी। पतंजलि फूड्स में निचले स्तर से करीब 3% का सुधार। सीईओ संजीव अस्थाना ने कहा, FY24 की पहली छमाही तक पब्लिक शेयर होल्डिंग से जुड़े नियमों का करेंगे पालन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में 8% से ज्यादा की तेजी। अनूप बागची बने नए एमडी और सीईओ। जून से एनएस कनन की जगह संभालेंगे कार्यभार। जी एंटरटेनमेंट में 8% की तेजी। इंडसइंड बैंक को $10 मिलियन चुकाने के लिए तैयार। और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास को मिला बड़ा सम्मान। फाइनेंशियल पब्लिशर सेंट्रल बैंकिंग ने दिया गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड। कोरोना रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान काम को सराहा। नागराज शेट्टी और सुदीप शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन। नागराज, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। बताइए, रेस्ट ऑफ द डे को कैसे ट्रेड करेंगे? इस शॉर्ट कवरिंग को आप लॉन्ग ट्रेड की तरफ से फॉलो कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, और आगे आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं इस समय? जी हाँ, निफ्टी में आज एक शानदार रिकवरी दिया है निचला स्तर में। हालांकि काफी वॉलेटिलिटी था, अभी भी मार्केट वॉलेटिलिटी है। मैं
लगता है कहीं ना कहीं इतना 6 दिन के डिक्लाइन के बाद 5-6 दिन के डिक्लाइन के बाद मार्केट में अराउंड 16,850 के आसपास एक बॉटम रिवर्सल बन रहा है, लग रहा है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे क्लोजिंग के बाद एक कंफर्मेशन मिल जाएगा मेरे ख्याल से। जो दोपहर के बाद जो अब तक का एक रिसेंट इंडिकेशंस है, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म के लिए निफ्टी लोअर बॉटम फॉर्मेशन किया है, अपसाइड बाउंस आने का एक संभावना ज्यादा लग रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि मैं दो लॉन्ग देना चाहिए एक मोमेंट में। मेरा फर्स्ट स्टॉक पिक है OFSS। आप चार्टिकली देखोगे OFSS से कई दिनों से एक रेंज बाउंड मूवमेंट में था। निचला सर पे अराउंड 3150 31 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था। इतने वॉलेटिलिटी देख के ब्रॉडर मार्केट में, लेकिन ये स्टॉक में ज्यादा कुछ नेगेटिवली उतना इम्पैक्ट नहीं हुआ और ऑलमोस्ट ऑल रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा है। अराउंड 3250 3270 का रेजिस्टेंस है। वीकली टाइम फ्रेम में एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना रहा है कई महीनों से, और उसका ब्रेकआउट अराउंड 3270 के आसपास हो रहा है। मुझे लगता है कि इधर से बाय करना चाहिए और जल्दी 3250 3270 का एक अपसाइड ब्रेकआउट आ जाएगा। उसके बाद में 3350 3400 का एक अपसाइड टारगेट दिखने को मिलेगा। 3100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दूसरा रिपीट कॉल करेंगे मेरा, नागराज, एक बार स्टॉक का नाम दोबारा बताएंगे? जी हाँ, OFSS, ओरेकल फाइनेंस। OFSS, हाँ, हमारे पीसीआर पकड़ नहीं पाए इतनी, वो कम ट्रेड होता है ये स्टॉक और जल्दी लोग इसको रेकमेंड भी नहीं करते हैं। OFSS, रिटर साहब वो स्टॉक चलाइए। हाँ जी, आगे बताइए। हाँ, मेरा दूसरा स्टॉक है अरबिंदो फार्मा। आप चार्टिकली देखोगे अरबिंदो फार्मा एक लास्ट 2-3 हफ्तों से एक रेंज बाउंड मोमेंट में था। आज एक वो अपर रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है अराउंड 470 टू 73 के आसपास। मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा पैटर्न बिल्डअप हो रहा है। शार्प अपसाइड मोमेंटम रहेगा अराउंड 475 के ऊपर। ये रेट में एक बाय कर सकते हैं। 470-50 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं और उसका अपसाइड जो टारगेट रहेगा अराउंड 500 का और 455 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है। ऑलराइट, तो औरोबिंदो फार्मा, ये आज इनफैक्ट आप सुबह से हम ये स्टॉक को ट्रैक भी कर रहे हैं, 2-3 दिन से चल है इसमें, लेकिन फंडामेंटल रीजन आपके पास सामने है कि क्यों एक बड़ी मूव दिख रही है। क्योंकि औरोबिंदो फार्मा के मैनेजमेंट की बुलिश कमेंट्री आई है और अब नंबर्स पर नजर जरूर होगी अर्निंग्स की। सुदीप से भी समझ लेते हैं कि उनके रडार पर कौन से आइडियाज हैं। सुदीप बताएं, आप क्या यहाँ से लॉन्ग्स के ट्रेड इनिशिएट करेंगे या थोड़ी हेजिटेशन है अभी? आज अगर हम एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से देखें, पहला तो हमें इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, एक एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से और एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से जो लास्ट हम देख रहे हैं, आज दिन में 2 बार 17,900 16,920 16,930 यहाँ से एक अच्छा रैली 17,000 के पार आया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे बाइंग है। तो अगर अभी के लिए अगर लास्ट 1 घंटे का अगर ट्रेड है तो 16,980 17,000 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट बन रहा है, बिकॉज हम 17,000 पे बहुत हेवी पुट राइटिंग देख रहे हैं और 17,000 का अगर पुट कॉल रेशियो भी देखें तो 1.5 के ऊपर है। सो दैट मींस दैट कोई भी डिप 16,980 17,000 के करीब स्पॉट में आया तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा और हम 17,060 17,090 के लेवल्स तक एक अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम पोजिशनली देखें, अगर तो पिछले 6 दिन हम लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में थे। आज भी हमने कल के हाई के ऊपर हम निकल नहीं पाए, तो पोजिशनली थोड़ा अभी भी साइडवेज टू वीकनेस वाला एक बायस रहेगा जब तक 17,180 17,200 के ऊपर नहीं निकलता है। पर अब ये एक ट्रेडिंग रेंज जो है वो एक्सपांड हो गई है 16,830 से 17,200 के बीच में। तो हमें यहाँ पे मेरे हिसाब से ये समझना होगा कि ये वाइड रेंज होगी 300 350 पॉइंट की, और इसी के अंदर हमें जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू मार्केट या जहां पे जो फॉलिंग का पोटेंशियल कम लग रहा है वो उनको चूज करना होगा अगर हमें एक स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया रखना है तो इसी के चलते मेरे 2 पिक्स है। जैसे हमने देखा कि क्रूड प्राइसेस में भारी गिरावट आई है, तो पहला मेरा स्टॉक है HPCL। HPCL में हम देख रहे हैं कि एक बहुत एक लंबे टाइम से एक डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, 300 से लेके 200 220 के बीच में ट्रेड कर रहा था। पर पिछले 7-8 दिन में अगर हमने देखा तो एक कंसोलिडेशन हो रहा था और आज स्टॉक में 200 DMA के ऊपर सस्टेन स्टॉक कर भी रहा है, प्लस अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज निकल गया वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी के साथ। तो जो हिसाब से चार्ट का पैटर्न है प्लस न्यूज फ्लो है, जो क्रूड प्राइसेस और थोड़े वीकन हो रहे हैं, मुझे लग रहा है क्रूड के चार्ट्स देख के कि शायद से हम 70 के नीचे के भी ब्रेंट क्रूड के लेवल्स देख ले बहुत जल्दी।
तो यहाँ पे एक HPCL में एक बाय बन रहा है मौजूदा लेवल से 236 के स्टॉप लॉस से 255 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा पिक होगा इंडियन होटल्स। अब जैसे हम ये मार्च महीने में आ रहे हैं, तो मार्च अप्रैल में ये एक हॉलीडेइंग सीजन हो जाती है, और इनके जो पिछले रिजल्ट्स अगर देखें और पिछला ट्रेंड भी देखें तो उनके लिए ये महीने सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है और ये क्वार्टर सबसे ज्यादा अच्छा होता है। और टेक्निकली अगर हम देखें तो जो हिसाब से हमने मार्केट में फॉल देखा है निफ्टी में, मिड कैप्स में, बट इंडियन होटल 300-320 का एक बैंड पकड़ के बैठा है, इसको छोड़ नहीं रहा है, ना कि अपने 200 DMA के नीचे भी गया है एक भी बार, जबकि निफ्टी 200 DMA के नीचे 2.5% है और इंडियन होटल्स का 200 DMA 300 के करीब है और स्टॉक अभी 320 है, तो काफी ऊपर है। मुझे लग रहा है यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से एक अच्छा बिल्डअप भी हो रहा है, 3 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है और बहुत जल्दी ब्रेकआउट भी आ जाएगा। तो मौजूदा लेवल से 312 के स्टॉप लॉस से इंडियन होटल्स ले सकते हैं 335 के 340 के टारगेट के लिए। ठीक है, ऑलराइट। तो ये दो स्टॉक्स आपने बताए, एक तो आपने अच्छे ट्रिगर्स यूज किया, आपने कहा कि लास्ट क्वार्टर जनरली होटल्स के लिए अच्छा होता है, इसलिए इंडियन होटल्स, और साथ ही क्रूड में क्योंकि सॉफ्टनेस बनी हुई है 70 तक स्लिप कर सकता है, तो इसलिए क्रूड के चलते आपने ऑल मार्केटिंग काउंटर लिया। ठीक है, चलिए, इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट क्रूड बहुत जोर से गिर रहा है, हमने पूरी इसकी रिसर्च भी निकाल के रखी है, अगर कुछ ग्राफिक्स दिखा सकें। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग काम हो रहा है, हम वापस आएंगे ट्रेडिंग आइडियाज़ पे, और वो हो रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस बाज़ार की उतार चढ़ाव को देख के कहीं ना कहीं सहम रहे हैं, संकोच कर रहे हैं, और इसलिए वो अपने SIPs को भी रोकने के बारे में सोच रहे हैं। डेटा यही बता रहा है, डेटा ये बता रहा है कि जो SIP क्लोजर्स है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट 27 महीने के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गए। लेकिन जो हमारे व्यूअर्स और इन्वेस्टर्स इस समय देख रहे हैं चैनल, उन्हें करना क्या चाहिए? क्या उनको वाकई में बाजार से डर के अपनी SIP बंद कर देनी चाहिए, या उनको इस समय SIP बढ़ानी चाहिए, और SIP का भरपूर मज़ा रिटर्न के फॉर्म में कब आता है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष सुमैया, जो CEO हैं व्हाइट ओक कैपिटल के, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के तो बहुत पुराने हैं। उन्होंने डीप रिसर्च करके ये बात निकाली है कि अगर SIP का आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है तो करना क्या चाहिए। आशीष, गुड मॉर्निंग। आपने बहुत ही स्मार्ट वाला हैकट लिया है, और इन्वेस्टर्स भी इस समय अपने पोर्टफोलियोज में हैकट लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आपका ये कहना है, और आपने व्हाइट ओक में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया है पिछले कई सालों का, कि साहब ये समय SIP बढ़ाने का है, सवाल ये होना चाहिए, रोकने का तो कतई नहीं है। प्लीज अपना एनालिसिस समझाएं। अजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जैसा आपने जिक्र किया कि आज ही के आपके अखबार में, इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट आई थी कि काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं वो अपने SIPs को लेकर कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सब लोग रिटर्न्स पाने के लिए ये सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात क्या है, खासकर SIPs को लेकर के, कि एक लंबे अरसे के लिए 10 साल 15 साल अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में भले पिछले 2-3 साल में काफी SIPs रजिस्टर हुई हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो रिसेंट टाइम में रजिस्टर हुई है, क्योंकि मार्केट में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ी ऊंच नीच हुई है, लेकिन कुल मिला के आप 18 महीने देख लें तो पिछले 18 महीनों में निफ्टी 17-18 हजार के इर्द गिर्द भी मूव हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि लोग ये SIP लगाते हैं तो एक तरीके से एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई अब हम पैसा लगा रहे हैं, हर महीने इतने दिन निकल गए, हर महीने हम पैसा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे इसमें अगर बढ़त दिखेगी तो लोग थोड़े मोटिवेटेड रहेंगे। लेकिन जब काफी समय निकल जाता है और SIP हर महीने लगाने के बावजूद अगर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं देखने को मिलता है, तब इस तरीके के हेडलाइंस हमको देखने को मिलते हैं कि भाई लोग थोड़े से मायूस हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, क्या अपनी SIP को बरकरार रखना चाहिए, क्या इसको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो इसकी वजह से हमने एनालिसिस किया था और मुझे सीखने को ये मिला कि आप फर्ज कीजिए कि आप एक 10 साल के टाइम होराइजन के लिए SIP करते हैं, क्योंकि किसी को अपने चिल्ड्रन को एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, किसी को हाउस परचेज करना है, कोई अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है, तो अज्यूम करिए कि 10 साल के लिए कोई एक SIP रजिस्टर कर रहा है, तो 10 साल तक हर महीने इंस्टॉलमेंट जाएंगे SIP के, और फर्ज कीजिए कि 10 साल के बाद सारे इंस्टॉलमेंट्स और उसकी मार्केट वैल्यू एक्यूमुलेट करने के बाद समझो पैसा निकलेगा। तो हमारा एनालिसिस ये बताता है कि जब कभी भी आपने SIP की है 10 साल के लिए, और समझिए कि पहले 5 साल आपके, जैसे अभी पिछले 18 महीने 24 महीने चल रहा है कि कोई रिटर्न नहीं बना है,
तो फर्ज कीजिए कि 18-24 महीने छोड़िए, अगर आपका 10 साल का एसआईपी का टेन्योर है और पहले 5 साल में आपका रिटर्न बहुत खराब दिखता है, फिर भी आप एसआईपी बरकरार रखते हैं, तो पहले 5 साल में समझिए कि रिटर्न खराब लगता है। खराब का क्या मतलब कि समझिए एक बैंक एफडी का 7-8% है, तो उससे भी कम, मतलब आपके 10 साल की एसआईपी की अवधि है, पहले 5 साल में आप एसआईपी के इंस्टॉलमेंट लगाते चले गए, लेकिन मार्केट में 4-5 साल मूवमेंट नहीं हुई, तो पहले 5 साल का आपका रिटर्न फर्ज कीजिए कि 8% से भी कम है। तो 10 साल के एंड में ये एसआईपी बहुत बढ़िया रिटर्न देती है, खिलाफ इसके कि अगर आपका 10 साल का एसआईपी होता और आपको पहले 5 साल में बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट मिलते, समझिए कि पहले 5 साल में आपको डबल डिजिट रिटर्न मिल गया, तो जो पहले वाला एसआईपी मैंने आपको बताया 10 साल के एंड में उस पर ज्यादा रिटर्न बनेगा नहीं के दूसरे वाले पे। क्योंकि एसआईपी का एक खास बात समझना जरूरी है कि भाई अल्टीमेटली अगर पहले 5 साल की अवधि में मार्केट में कुछ नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब है कि नीचे के लेवल में आपके काफी सारे पैसे लग गए और आपके काफी सारे यूनिट्स एक्यूमुलेट हो गए, और फिर लेटर हाफ में मार्केट में एक बढ़त आई, तो उससे आपको बेटर रिजल्ट मिलता है, बजाय इसके कि आप आज पैसा लगाना शुरू करें और मार्केट चलने लगे। तो क्या है कि आपका इनिशियल पार्ट में जितना भी पैसा है वो हायर एंड हायर मार्केट पे लग रहा है, तो आपके यूनिट्स कम एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और फिर जाके अगर मार्केट सेकेंड हाफ में बढ़ता है, लेटर हाफ में बढ़ता है, तो उसका आपको कम फायदा होगा। तो एक्चुअली मैं इसको सिंपल तरीके से ये बोलूंगा कि एसआईपी में स्लो स्टार्ट इज अ वेरी गुड स्टार्ट। लोग क्या सोचते हैं कि भाई आज हमने पैसा लगाना स्टार्ट किया, हम पिछले 2 साल से एसआईपी लगा रहे हैं, तो अब इसमें तो बढ़ना चाहिए। एक्चुअली अ वेरी गुड स्टार्ट gives you a below average ending and a bad start gives you above average ending अगर आप लंबी अवधि के लिए एसआईपी करते हैं। बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पर ये लाइन इनफैक्ट कही, और आपका डेटा जो आपने हमारे साथ इनफैक्ट ट्विटर पर, आपने सोशल मीडिया पर भी जो शेयर किया, इट्स सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन इटसेल्फ, राइट अजय? स्लो स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट, और इनफैक्ट बीच मझधार में जहाँ सब खड़े हैं, सवाल यही उठता है कि क्या किया जाए। लेकिन अगर एसआईपीज के 5 साल के रिटर्न या 10 ईयर रिटर्न की अगर बात करें, 5 साल में जितने रिटर्न्स नहीं देखे, 10 ईयर कंप्लीशन पर उतने रिटर्न्स नजर आ जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वही आशीष हमारे व्यूअर्स को भी समझा रहे हैं कि ये समय नहीं है, आप स्लो स्टार्ट में बड़ा मीनिंगफुल गेन्स मिल सकता है आपको, लेकिन कंपाउंडिंग वक्त के साथ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आज हमसे बात करने के लिए, और ये स्पेसिफिक पॉइंट बताने के लिए, जो हम ऑफकोर्स सोशल मीडिया पे भी डालेंगे ताकि वो शेयर करें लोग एक दूसरे से, और ये समय है हैंड होल्डिंग का। लेकिन वापस आते हैं, सुदीप और नागराज हमारे साथ हैं। सुदीप, जी एंटरटेनमेंट सुबह हमने अपने व्यूअर्स को नोटिस कराया था, जो डेटा पॉइंट जी में दिख रहे थे। आज दोपहर में खबर आई कि इंडस्ट्रियल वाला मामला उनका सुलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने $10 मिलियन पे कर दिया, 9% ऊपर है। अभी आधे एक घंटे में ब्रेकआउट आया, क्या ये ब्रेकआउट आगे जा सकता है? अजय जी, जो हिसाब से ये न्यूज बेस्ड मूव आया है, और जी में हमने देखा है कि काफी बार न्यूज के चलते बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, लेकिन पिछले अगर हम 6-8 महीने का अगर हम चार्ट देखें, तो तकरीबन जब ऐसे मूव्स आए, तो मेरे ख्याल से 7-8% वाला मूव जी में आया नहीं है। हमेशा 4-5-6% खुल के अगर पॉजिटिव खुलता है, उसके बाद सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो ये वाला जो मोमेंटम लग रहा है, जो हिसाब से आज एक पिछले 10-15 दिन का जो कंसोलिडेशन है 180 और 198 ये, तो उसके बीच में, तो मुझे जो हिसाब से ये कंसोलिडेशन के बाहर ब्रेकआउट दिया है, तो इसने अपने जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसके नीचे ये तकरीबन मेरे हिसाब से दिसंबर 15 के बाद उसके नीचे फिसला था, और वापस कभी उसके ऊपर निकल नहीं पाया है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो आज अभी ये सस्टेन कर रहा है, तो आज अगर ये 198 197 को होल्ड कर गया, तो मुझे लग रहा है आने वाले 1-2 सत्रों में हम स्टॉक को 215 से लेकर 222 के लेवल तक देख पाएंगे, पर 220 पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक जरूर बुक कर ले अगर किसी ने नीचे के लेवल पे लिया हो या कोई फ्रेश एंट्री कर रहा हो, तो 220-22 के आसपास एक बार बुक कर लेना चाहिए। राइट, ठीक है। तो ये तो जी एंटरटेनमेंट पर एक व्यू रहा, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स की भी अब बात करते हैं जहां पर आपको एक्शन दिखना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ब्रिवरीज काउंटर्स में आपको इस हफ्ते में भी एक्शन देखने को मिला था। आज फिर से आपको यूबीएल पर एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। नागराज, अभी तक अगर जिसने नहीं, और बहुत बड़े गेन्स हुए भी नहीं है, क्या एंट्री पॉइंट इन लेवल्स पे भी ढूंढा जा सकता है? जी हाँ, लास्ट 3-4 हफ्तों से एक स्टॉक ये कंसोलिडेट कर रहा है और सब बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन में है। मेरे ख्याल से इधर से एक थोड़ा सा अपसाइड ब्रेकआउट आएगा अराउंड
1475 के आसपास एक अच्छा खासा टेक्निकल सेटअप लगेगा बाई के लिए। कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि बॉटम रिवर्सल फॉर्म हो रहा है, आगे वाले दिनों में अपसाइड दिखने को मिल सकता है। उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अराउंड 1550 का। ओके तो चलिए ये रहा यूनाइटेड ब्रूवरीज स्टॉक पर भी नजर रखनी चाहिए 1451 के लेवल्स पर इस वक्त कामकाज। लेकिन सुदीप, थोड़ी देर पहले जहां क्रूड करेक्शन की हम बात कर रहे थे, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में तो अच्छा एक्शन है ही। इनफैक्ट आप कह रहे हैं $73 बैरल से $70 तक का भी सफर क्रूड में नीचे के साइड दिख सकता है। तो फिर क्रूड करेक्शन के और बेनिफिशियरीज पर भी आप अपनी राय दीजिए। पेंट स्टॉक्स हम देख रहे हैं, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंजाई, नेरोलैक में अच्छा एक्शन दिख रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं सीमेंट प्लेस भी है जो कि कुछ अप मूव्स दिखाए जा रहे हैं। इन तमाम स्टॉक्स में से पेंट कैटेगरी में भी अगर हम देखें, यहाँ पर बड़े करेक्शन का एक इम्पैक्ट है। ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली एशियन पेंट्स में इस वक्त नजर आई है। जी बिल्कुल मानसी जी, अगर हम ये देखें जो हिसाब से क्रूड प्राइसेस जो कल और पिछले 2-3 दिन में थोड़े सॉफ्टन हुए हैं, तो उसके चलते हम ये देख रहे हैं कि आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो जाहिर सी बात है कि वहां पे एक अच्छा ये बाइंग आ रहा है। पर जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स है, पेंट्स है, और पेंट्स में स्पेसिफिकली एशियन पेंट्स अगर हम देखें तो एशियन पेंट्स पिछले 1.5-2 महीने से 2700 और 2850 या ये रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था, और ना कोई बड़ा मोमेंटम आइदर साइड था। बट ये आज का जो मूव है, तो स्टॉक ने अपना ऑलरेडी ये जो पूरा जो 1.5-2 महीने का जो कंसोलिडेशन है, इसके बाहर स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है। प्लस इसी के साथ स्टॉक अब बहुत कन्विंसिंगली अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के तो ऊपर है। स्टॉक 50 डीएमए के ऊपर भी आ चुका है बहुत सत्रों के बाद। तो मुझे लग रहा है, और बीइंग अ लार्ज कैप स्टॉक, अगर मार्केट में दूसरे सेक्टर्स में थोड़ा प्रेशर है, जैसे अगर बैंकिंग ठीक से चल नहीं पा रहा है या आईटी में भी थोड़ा ऊपरी स्तरों से हमें प्रेशर दिख रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सारे जो सेक्टर्स है, या जैसे लार्सन, एशियन पेंट्स, तो यहाँ पे हमें बाइंग दिख रहा है कि थोड़ा इंडेक्स भी मैनेज हो जाए इससे, और इनके फेवर में क्रूड प्राइसेस भी है। तो मुझे लग रहा है मौजूदा स्तरों से भी और डिप्स पे भी एशियन पेंट्स ले सकते हैं। 2830 के स्टॉप लॉस से 3050 के टारगेट के लिए ऊपर के लेवल पे। इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक स्टॉक में आज बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। नागराज, प्रू आईसीआईसीआई को देखिए, आईसीआईसीआई प्रू को 8% ऊपर है। वहां पे एक लीडरशिप चेंज अनाउंस हुआ। अनु बागची जो हैं वो नए एमडी बन के आ रहे हैं वहाँ पे। खैर ये जो भी हो ये न्यूज़, लेकिन चार्ट्स पे अगर हम देखें तो एक बड़ी कैंडल 11-12 बजे बनी और भाव भग गया। इस भाव से अगर आप देख के बताएं कि कानन साहब की जगह आ रहे हैं, 412 का भाव है, इसमें आज अगर पोजीशन लिए दोपहर में लीडरशिप चेंज को लेके, तो बने रहना चाहिए। जी हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि कंटिन्यूसली लोअर टॉप्स लोअर बॉटम जैसे पैटर्न फॉर्म हो रहा था। ये स्टॉक्स में कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। जो आज का जो अपसाइड बाउंस है, शार्प अपसाइड बाउंस है 380 से, कहीं ना कहीं एक इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए एक बॉटम रिवर्सल बन रहा है। मेरे ख्याल से जो आज फॉर्मेशन हुआ है, ओवरऑल चार्ट पैटर्न इंडिकेट कर रहा है कि आगे वाले दिनों में भी शॉर्ट टर्म के लिए अपसाइड मोमेंटम जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, और उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड 440 का। ओके, ये तो आईसीआईसीआई प्रू पर बात हुई, क्योंकि जहां न्यूज़ है वहां तो थोड़ा बहुत एक्शन देखने को आपको मिल ही रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं, क्योंकि फार्मा स्पेस में अभी ऑरो फार्मा की हमने बात की, जाइडस लाइफ जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव है। इनफैक्ट मिड कैप स्पेस में भी कुछ नेम्स हैं। क्या इनमें से, क्योंकि डिफेंसिव बाजार तब टिल्ट हो जाता है जब थोड़ा सा दूसरे सेक्टर्स बैकफुट पे होते हैं या बाजार में कुछ कंसर्न्स होते हैं, सुदीप, लेकिन इनमें से कोई ऐसा नाम, क्योंकि अब थोड़ा फार्मा की तरफ पोजिशनिंग अलग दिख रही है, जो सस्टेन भी करेंगे मूव? ऑरो फार्मा, इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डीज, डिविस लैब, ये स्टॉक्स भी अच्छे चल रहे हैं। कोई ऐसा नाम जो आपको लग रहा है यहाँ से एक अच्छी चार्ट स्ट्रेंथ दिखा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सारे स्टॉक्स जो मैं देख रहा हूँ कि जैसे लुपिन, सिप्ला, सन फार्मा, ऑरो फार्मा, इसमें जरूर आज ऑरो फार्मा में एक अच्छा पुल बैक आया है। पर अभी भी ये पुल बैक, मतलब अगर हम देखें तो पिछले जो अगर हम क्वार्टरली ट्रेंड, मंथली ट्रेंड देखें तो ऑलमोस्ट लो से 1-1.5% का ये मूव काफी स्टॉक्स में आया है, एक्सेप्ट फॉर ऑरो फार्मा। पर जाइडस वाला जो स्टॉक है, मुझे लग रहा है ये 450-470 के बीच में जाइडस बहुत कंसोलिडेट कर रहा था, और उसके ऊपर स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है। तो मौजूदा अगर चार्ट पैटर्न्स देखें तो वीकली, मंथली और डेली टाइम फ्रेम पे भी काफी अच्छा स्ट्रेंथ है, और डिप्स पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक
स्टॉक लेना चाहिए 455 के स्टॉप लॉस के साथ। 510 520 के टारगेट मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आ सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत स्टेबल इसका एक चार्ट पैटर्न है कि हमने देखा है कि ओवरऑल जब फार्मा स्टॉक्स में काफी ऊपरी स्तरों से सेलिंग प्रेशर आ रहा था, ये स्टॉक में इतना प्रेशर नहीं आया। और वो तरीके से अगर हम देखें तो फार्मा इंडेक्स और निफ्टी दोनों को ये स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है। फार्मा इंडेक्स और साथ ही निफ्टी में इनफैक्ट औरोबिंदो फार्मा पर नजर होनी भी चाहिए। मैनेजमेंट की भी पॉजिटिव कमेंट्री। ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज मेटल्स, आईटी और बैंक आउटशाइन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमने देखा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, फार्मा और साथ ही एफएमसीजी को भी इसमें जोड़ देना चाहिए, क्योंकि एफएमसीजी में भी आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कंजम्पशन प्ले है क्लियरली जो कि प्ले आउट होता है वो अच्छी मजबूती के बीच डिफेंसिव्स के तौर पर ये सेक्टर्स जो काम कर रहे हैं। HUL नागराज, इस पर राय दीजिए। अच्छी मजबूती के बीच दिन की शुरुआत से ही काम कर रहा है। इसी सेक्टर से जुड़े कुछ और स्टॉक्स भी इनफैक्ट हम देख रहे हैं, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर है, ब्रिटानिया है, जो कि आज सुबह से ही अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। HUL के स्टॉक मूवमेंट ऑलमोस्ट 2-2.5% की तेजी ड्यूरिंग द डे दिखा चुके हैं। जी हाँ, कई दिनों से HUL एक अंडर परफॉर्म कर रहा था, कंटिन्यूस डिक्लाइन में था, और आज का जो अपसाइड बाउंस कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन कर रहा है कि छोटा सा एक बेस बना के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक एविडेंस तो चाहिए एक बायस के लिए ये स्टॉक्स में। मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में 2500 2550 का जो अपसाइड ब्रेकआउट होने के बाद उसमें एक अपसाइड मोमेंटम जो स्ट्रांग रहेगा आगे वाले दिनों में, तब तक ये रेंज में घूम सकता है। चलिए, इस बीच अब 3 बज चुके हैं और संजीव वसीम जी से भी बात करते हैं। गुड आफ्टरनून संजीव जी। एक बार के लिए तो क्या बैंक निफ्टी के ट्रेडर्स को मौका मिला, लोअर लेवल से आपने 400-500 पॉइंट्स की रिकवरी देखी, फिर भी बाजार अब फिर से आपको वो गेंस इरोड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये मूव क्या आज के लिए ही थी या फिर अभी भी थोड़े से कंसर्न्स हैं, क्योंकि आज शाम को यूएस के भी कुछ डेटा, आज और कल कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने हैं, बाजार क्या इन फैक्टर्स को भी वॉच आउट करना चाह रहा है? हाँ बिल्कुल प्रियंका जी, तो यू हैव टू बी निम्बल फुटेड। जहां आपको 500 पॉइंट मिले आपको ले लेने चाहिए। सुबह आपको बैंक निफ्टी, आपको DLF कहा था, देखिए वो कितना 10 रुपए बढ़ गया आपके सामने ही, 46-47 वाला 61 बिक गया, 15 रुपए वो बढ़ गया। और मुझे लगता है मार्केट में अब जो ये जो वापस रीटेस्ट कर रहा है, we should now dealing from what is happening overseas, क्योंकि जिसने सेलिंग करनी थी कर ली। क्रेडिट स्विस की जो कैपिटलेशन थी तभी आपने देखा रिलायंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, लीवर, ये सब जब किसी का पोर्टफोलियो बिकता है तभी ये शेयर बिकते हैं, ऐसे थोड़ी बिकते हैं। और रिलायंस में उनकी मेजर चंक होल्डिंग थी, मेरे को लग रहा है आज उनकी पूरी हो गई है। तो मुझे लगता है कल से रिलायंस ही बाजार चलाएगा, क्योंकि व्हाट इज गोइंग अननोटिस्ड इज के रशिया का 45% इंपोर्ट इज रिलायंस एंड दे आर गोइंग टू मेक मनी लाफिंग देयर बैंक टू द वे टू द बैंक। तो मुझे बहुत पॉजिटिव हूँ रिलायंस पे। मैंने पहले भी कहा था रिलायंस स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन अभी भी 2235 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2200, रिलायंस इज हेडेड टू 2400। माय अदर पिक वुड बी लाइक आई प्रीवियसली टोल्ड यू, आई थिंक भारत फोर्ज लुक्स वेरी गुड ओवर हियर एट 780 785, keep a stop loss of 760, भारत फोर्ज इज हेडेड टू 835। बट अगर ये मार्केट ने वापस जाना है 17,500 तो रिलायंस ने 2450 जरूर जाना है, और ये बहुत जल्दी होएगा। राइट संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने स्टॉक्स बताने के लिए। भारत फूड भी लेके आई डॉक्टर साहब, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है, वहाँ पे काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं। इनफैक्ट जो बात इन्होंने कही ना प्रियंका, कि निम्बल फुटेड होना चाहिए, आपको नीचे से एक रिबाउंड मिला, एक बार लेके साइड में हो जाइए। एग्जैक्टली बाजार में यही हो रहा है, पिछले 10 मिनट 5 मिनट में टॉप आउट हो रहा है रिबाउंड जो था, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते बन गया जी बॉटम, हो सकता है बन गया हो, बट अगर आप अच्छे पोजीशन पे हैं, मुनाफा बन रहा है, एक बार पोजीशन लेके लिए फिर कॉल लेंगे, फिर डेटा आएगा शाम को जो भी है फिर कॉल लेंगे, वही बात तो सही है। आजकल तो वैसे बिल्कुल डे टू डे ट्रेड का मामला हो गया है, ओवरनाइट तो रिस्क ले ही नहीं सकते। तो ऐसे में ठीक है, इन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को तो नजर रखना होगा रिलायंस की। लेकिन जैसे वो बात कर रहे थे, तो बाजार अगर रिलायंस चलता है, क्योंकि हैवी वेट होगा, अगर रिलायंस पे बेट करना है तो शायद इंडेक्स में थोड़ी और मूव देखनी चाहिए। एक बार रिलायंस पर भी चाल समझ लेते हैं कि कैसे नागराज या सुदीप हमारे एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं। नागराज, रिलायंस पर अब तक आज सुबह इनफैक्ट हम एक स्पेशल भी कर रहे थे कि क्या बड़ी चिंताएं हैं कि रिलायंस पिछले 6 दिनों में 5-5.5% वीक हुआ है। इनफैक्ट आज की भी आप गिरावट थोड़ी सी ऐड कर ले तो लगभग 6% हो गया होगा। लेकिन क्या लग रहा है, एक बार के लिए अब थोड़ा सा रिवर्स हुआ है रिलायंस?
रिलायंस कंटिन्यूसली एक 4-5 सेशन से डिक्लाइन हो रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसका 2300 उसका भी ब्रेकआउट हुआ है डाउन साइड में, और अभी नेक्स्ट सपोर्ट है अराउंड 2200 के आसपास वो ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी तक कुछ इंडिकेशन नहीं है, कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक निचला स्तर में एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से 2200 2180 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, उधर से एक अपसाइड बाउंस आने का एक गुंजाइश ज्यादा है। हीरो मोटो के ऊपर भी स्पॉटलाइट है बाजार की। हीरो वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा है टू व्हीलर पैक को। देखिए 2300 रुपये पे आ गया, इसका एक साल ग्राफ देखिए डायरेक्टर साहब। हुआ क्या यहाँ पे इसके कंपेटिटर ने, होंडा ने शाइन, आपको पता है कि इनकी पुरानी बाइक है, लेकिन शाइन के दाम जो नई प्राइसिंग करी है 65,000 रुपये की है। 65,000 में क्या आता है आजकल? बहुत सस्ती है। 1 लाख की तो होंडा एक्टिवा आती है जो हमारी मानसी चलाती हैं। करेक्ट, आप चलाती हैं कि नहीं? होंडा एक्टिवा नहीं चलाती, बट वो गुज्जूस की बहुत फेवरेट गाड़ी है और उसको बाइक बोलते हैं वो। ओके। हाँ, मैं कभी नहीं समझ पाया कि उसको बाइक क्यों बोलते हैं, लेकिन बाइक बोलते हैं। मैं बाइक से आया हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड है, आज मैं बाइक से आया हूँ, गाड़ी से देखा होंडा एक्टिवा खड़ी है। एनीवेज, सबसे फेवरेट है वो, 1 लाख की आती है, और यहाँ एक्चुअल बाइक 65,000 रुपये में लॉन्च कर दी उन्होंने। तो लोग बाजार में ये उठा रहे हैं बात कि जो क्लोजेस्ट CDS 100 और स्प्लेंडर हैं हीरो की गाड़ियाँ, उनके लिए कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। ये बात निकल के आ रही है। बट चार्ट्स क्या कहते हैं, सुदीप आप बताएंगे? जी बिल्कुल। अगर हम हीरो मोटो का चार्ट देखें तो पिछले पूरे 1-1.5 साल से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। इनफैक्ट यू राइटली पॉइंटेड कि वो 1 साल के लोअर लेवल्स पे चल रहा है, और इनफैक्ट जो इसका जो स्विंग एक लेवल था, सपोर्ट लेवल 2480 2450 का, स्टॉक अब तो इसके नीचे भी फिसल गया, और लोअर टॉप लोअर बॉटम के हिसाब से एक पैटर्न भी हो रहा है यहाँ पे डेली वीकली चार्ट्स पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांगली डाउन साइड पे है। स्टॉक ने अपने जो, अगर हम कोविड लोस से लेके मार्च 2022 का जो स्विंग लो था 2150 का, ये वो ट्रेंड लाइन, जो राइजिंग ट्रेंड लाइन था, स्टॉक ने उसके नीचे भी ब्रेकडाउन देके अब सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए टू व्हीलर्स में अगर हम देखें, हीरो मोटो, बजाज ऑटो सीम्स टू बी ए बेटर बेट। बट अगर दोनों, मुझे लग रहा है ओवरऑल ऑटो पैक में से जो ये टू व्हीलर्स है वो थोड़ा कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं कहीं पे। तो मुझे लग रहा है इसमें अवॉइड करना चाहिए, ये स्टॉक्स में ज्यादा बॉटम फिशिंग ना करे, और अगर किसी के पास है तो इसको शिफ्ट कर ले दूसरे स्टॉक्स में। हो रही है। इनफैक्ट ये प्रोडक्ट जो है काफ़ी हद तक कॉम्पीट करने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है, लेकिन अजय, रॉयल एनफील्ड पर भी सभी की नज़र रहती है। और आयशर मोटर्स के अगर स्टॉक प्राइस को देखें, आज हमने एक शार्प अप मूव भी देखा था। इस वक्त भी अगर आयशर मोटर्स को देखेंगे, हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है। ऑटो एंसिलरी पर फोकस है, और बातचीत ये भी है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि परफॉर्म कर भी सकता है। अगर मार्केट में भी वॉलेटिलिटी है तब भी ऑटो, और ऑटो के साथ क्योंकि एंसिलरी साथ साथ ही चलते हैं। आयशर मोटर्स पर नागराज, एक बार आप अपनी राय दीजिए। हरे निशान के साथ आधे से 1% तक की तेजी यहाँ पर। जी हाँ, आयशर मोटर के ओवरऑल चार्ट पर तो इतना कुछ खास इंडिकेशन नहीं कर रहा है कि एक तेजी के माहौल हो, और भले ही अराउंड 3000 के आसपास से एक होल्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक लैक ऑफ स्ट्रेंथ दिख रहा है स्टॉक में। अपसाइड बाउंस के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी वेट करना चाहिए, अब तक जो बॉटम रिवर्सल कहने का एक ये रहेगा निचला स्तर अराउंड, अगर ये 3000 का ब्रेक करता है सपोर्ट, 2950 2920 तक फिसल सकता है नीचे। अभी भी मेरे ख्याल से वेट करना चाहिए कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, आयशर मोटर्स पर तो ये बात हुई, ठीक है, लेकिन फिर से बाजार अपने वो गेंस को, तो खैर माइनरी गेंस थे, लेकिन क्योंकि अब इंट्राडे स्क्वायर करने का समय 3:15 के बाद आपको दिन भर की जो पोजीशन है वो भी स्क्वायर ऑफ दिखती है। तो आप निफ्टी को भी देख रहे हैं जो गिर चुका है, और बैंक निफ्टी में भी अब माइनर इरोजन्स है। एक बार शरद से पूछ लेते हैं, आज खबर गर्म है कहाँ है? शरद, आपका हिक्कल भी हमें याद है, कल इनफैक्ट अजय ने भी बहुत बार हिक्कल को मेंशन किया होगा। आपके पास कुछ खबरें भी थी कल, और कल स्टॉक में अच्छी मूव थी। आज भी कोई ऐसे स्टॉक लाए हैं हम दमदार? जी बिल्कुल, जो है हमारी जो कल जो थी, हमने कहा था हिकल के बारे में, जहाँ पे उनको मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, तो आज भी देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी रिएक्शन देखने मिल रही है, और स्टॉक लगभग 5% के हाई इंट्राडे बेसिस पे हिकल पे लगा। लेकिन हमारी बातचीत हो रही है ब्रोकर्स के साथ, आपके एनालिस्ट के साथ, और कम्युनिटी के साथ, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के साथ, तो उनसे निकल के बात इंपॉर्टेंट आता है कि जी फोकस में रखो, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और HNI बाइंग दोनों जो है बढ़ चुकी है। और इसके अलावा जो है एजेंसी से भी रिपोर्ट आ
रही थी कि कंपनी जो है सेट टू रीपे है, मतलब इंडसइंड बैंक को अपनी जो लोन है उनको रीपे करने वाले लगभग $10 मिलियन का, और ये डील जो है फ्राइडे तक, जो एज अर्ली एज फ्राइडे तक ये डील कंप्लीट हो सकती है। लेकिन याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात ये है कि NCLT अप्रूवल जो है मर्जर का बाजार अभी मांग रहा है कि थोड़ा दिन बाद हो सकती है, क्योंकि जब तक इंडसइंड बैंक और IDBI बैंक के केसेस सॉल्व नहीं होते तब तक NCLT अप्रूव के जो नहीं होगी तो उसमें एक ओवरहैंग रह सकता है, और ये एक बिगेस्ट इंटरडे जंप भी महीने में देखने मिला। दूसरा स्टॉक रहेगा वरुण बेवरेजेस फोकस पे। यहाँ पे थोड़ी सेलिंग प्रेशर आई है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइस वॉर चल रहा है, और आप कह सकते हैं रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि आंध्र प्रदेश मार्केट में, जो देश का सबसे बड़ा कोल्ड ड्रिंक मार्केट है, 20% वहाँ पे खपत होती है कंजम्पशन की, तो वहाँ पे जो है कैंपा कोला के में जो आप कह सकते हैं वहाँ पे लॉन्चेस हुए हैं, और वहाँ पे प्राइसेस लगभग ₹10 200 ml के में आए हैं, और कोका कोला ने भी प्राइस रिड्यूस कर दी है ₹5 की, तो उसके कारण जो एक सेंटिमेंटल दबाव देखने मिला है वरुण बेवरेजेस में, क्योंकि हमने चेक किया कि उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है वहाँ पे उस स्टेट में, तो वो उस पर जो है स्टेट स्पेसिफिक तो इम्पैक्ट ज़्यादा लग नहीं रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे देश भर में पैन होता है रोल आउट तब इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ सकता है, ये एनालिस्ट का मानना है। और तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा DLF। यहाँ पे जो देखें तो एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जो बाइंग जो है सस्टेन कर रही है और भी बढ़ाई है अपनी स्टेक, और ऑलरेडी उनका स्टेक कंपनी में है, ये है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। और आज जो है इम्पॉर्टेंटली जो है मैनेजमेंट ने और कंपनी की प्रेस रिलीज़ ने भी कहा कि उन्होंने जो है लगभग 8,000 करोड़ का प्री सेल्स किए एक लग्जरी प्रोजेक्ट NCR रीजन में। इसके अलावा DLF में जो है कह सकते हैं दिसंबर हाई से स्टॉक में 12% का गिरावट भी आया है, तो यहाँ पे जो है स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट बन गया है। ये शरद बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ये वरुण बेवरेजेस वाली बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, देखते हैं कैसे चलता है, क्योंकि ये कोला वॉर्स जो हैं ट्रिगर हो गई हैं। संदीप सब्रवाल हमारे साथ हैं। संदीप, गुड आफ्टरनून। संदीप, मामला क्या चल रहा है बाजार में? सबके मन में एक ही सवाल है, ये करेक्शन कब रुकेगा? आप देखिए 3 साल के हाईएस्ट लेवल पे SIP क्लोजर्स आ गए हैं, 5 महीने के हाईएस्ट लेवल, स्लोएस्ट ग्रोथ इन डीमैट एडिशन हो गई है। क्या ये अर्ली साइंस हैं या ये कहना अभी जल्दी होगा? देखिए अजय, आपको एक आज सुबह जब मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे था, कुछ ऐसा ही, तो मेरे को लोग पूछ रहे थे कि क्या हम अपना आधा पोर्टफोलियो बेच दें। उसके बाद मार्केट वहां से 200 पॉइंट चढ़ा और पॉजिटिव में आया, तो वही लोग पूछने लग गए क्या हम मार्केट में और खरीद सकते हैं, क्या कुछ हम ऐड करें क्या। सो ये मार्केट में सारे सेंटिमेंट्स जो हैं इतनी फास्ट चेंज होते हैं, हमें उस पर इतना अगर हम ध्यान दे के इन्वेस्ट करेंगे तो फिर कभी पैसे नहीं बन सकते। ओवरऑल मेरा व्यू ये है कि मैक्रो वाइज इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड में ऑलमोस्ट अपने एक तरह से बेस्ट इकोनॉमी है इस समय प्लेस्ड। हमारे कोई बैंकिंग सेक्टर इश्यूज नहीं है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व बहुत स्ट्रांग है, हमारे और मैक्रो पैरामीटर्स ग्रोथ के काफी अच्छे हैं। कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन है इन्फ्लेशन के कारण, वो भी आगे जाके पिकअप होना चाहिए। तो मुझे इतना कंसर्न मार्केट में दिखता नहीं है। सही कही कि मैक्रो फ्रंट पे बेस्ट हो गई इकोनॉमी हमारी, और बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए उसको लेके। वैल्यूएशन फ्रंट पे क्या अट्रैक्टिव हो गए, बाजार में वैल्यू बन गई है, आने लगी, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में? या मुझे लगता है कि क्योंकि अभी अगर हम देखें तो अगर 15 महीने पहले भी मार्केट ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे था, तो वहां से जीडीपी में ग्रोथ हुई है, और मार्केट कैप रिडक्शन काफी, अगर हम जीडीपी के मुकाबले देखें, हम लोग कभी करीब 77% पे पहुंच गए हैं। एक समय 115% पे पहुंच गए थे 2021 के एंड पे। तो वैल्यूएशन करेक्शन अच्छी हो गई है। तो पहले बाउंस के लिए मैं हमेशा एडवाइस करूंगा कि लार्ज कैप्स प्ले करना बेटर है, क्योंकि लार्ज कैप्स में शायद पहले बाउंस आए, तो उसमें बैंक्स में काफी पिटाई हुई है, क्योंकि ग्लोबली बैंक्स पिटे हैं, तो इंडिया में भी लोगों ने बैंक्स बेचे हैं, लेकिन इंडियन बैंक्स में कोई रिस्क नहीं है जो वहाँ के बैंक्स में है। तो मुझे लगता है बड़े बैंक्स ICICI, एक्सिस या फिर SBI, ये सब अच्छे करने चाहिए। ऑटो में भी काफी बिकवाली आई है, और जैसे मारुति जैसे स्टॉक में सुजुकी ने खुद खरीदे हैं मार्केट में कुछ शेयर्स पिछले कुछ दिनों में, तो उनके कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो मुझे लगता है कि मारुति, M&M अच्छा प्लेस्ड हैं। कैपिटल गुड्स में मैं काफी पॉजिटिव हूँ, लेकिन वहां पे करेक्शन नहीं आया, तो क्योंकि वहाँ करेक्शन नहीं आया तो वहाँ थोड़ा वेट आउट किया जा सकता है।
संदीप, गुड आफ्टरनून। रिलायंस 52 वीक लो कल दिखा चुका और वहां से लेकर आज भी अगर हम देखें डाउन ट्रेंड्स जो है कायम तो नजर आ ही रहे हैं। हमने आज सुबह से बात की और कुछ ट्रिगर्स भी चलाए कि रिलायंस की इस कमजोरी के पीछे की वजह है क्या हो सकती है। एक तो केपेक्स ज्यादा हो रहा है जिसके कारण ग्रोथ में रिटर्न्स मिलने में कमी नजर आ रही है, लेकिन ये डाउनफॉल या कह सकते हैं कि जो गिरावट है क्या शॉर्ट लिव्ड रहेगी रिलायंस के लिए? रिलायंस को पिछले 2 साल से मैं कॉशियस था क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत फास्ट रन अप हो गया है और फिर उन्होंने काफी केपेक्स अनाउंसमेंट्स कर दिए। जैसे आपने कहा कि जो एक कैश फ्लो जनरेशन की उम्मीद थी, जो एक डेट फ्री होने की बैलेंस शीट उम्मीद थी, वो नहीं रही। तो वहाँ उस कारण से हमने काफी गिरावट देखी और 52 वीक लो पे आए। लेकिन ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन देखते हुए और उनके जो बिजनेसेस हैं उनको अगर हम देखें तो उस हिसाब से इन लेवल से मुझे रिलायंस ठीक लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ से रिलायंस में पोटेंशियल है 15-20% रिटर्न देने का। संदीप, जिस तरह से क्रूड की मूव रह रही है अभी, और अभी तो बात होगी 73 के आसपास है, शायद 70 तक स्लिप हो जाए, ऐसे में क्रूड डेरिवेटिव्स में आपको कुछ और समय के लिए ट्रेड दिखता है? पेन स्टॉक्स चल रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स चल रहे हैं, ऑयल एंड लुब्रिकेंट चल रहे हैं। हाँ, ये सब बेनिफिट्स होंगे। तो जो सेक्टर्स आपने कहे उसके अलावा टायर्स हैं उनको काफी फायदा होगा क्योंकि रबर प्राइसेस भी मल्टी ईयर लोज पे पहुंचे हैं ग्लोबली और उनके भी ऑयल डेरिवेटिव्स गिरेंगे। तो इन कंपनीज को रियल फायदा होगा प्रॉफिटेबिलिटी में, उस पर कोई डाउट नहीं है। और ये काफी डोमेस्टिक लिंक सेक्टर्स हैं तो इनके डिमांड सिनेरियो भी ठीक है। मतलब ओवरऑल स्लो डाउन है कंजम्पशन में, लेकिन इन कंपनीज को ज्यादा फर्क पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी के जो लीवर्स है अगर वो अच्छे हों। तो ये सब सेक्टर्स में मुझे लगता है। और क्योंकि उम्मीद है कि ग्लोबल स्लो डाउन थोड़ा रहेगा अभी, तो ऐसा नहीं है कि ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सडनली रिवर्स हो जाएंगे। ऑब्वियसली जब स्टॉक मार्केट्स वगैरह रिकवर होंगे तो इन 70-72 शायद ना रहे, क्रूड इधर से ऊपर आए, लेकिन एक साल के मुकाबले अगर हम देखें तो आज क्रूड करीब 40% नीचे है। संदीप, एक और इंटरेस्टिंग फोकस में आया है हीरो मोटो। हीरो मोटो का कंपेटिटर जो होंडा है उसने 65,000 रुपए की गाड़ी लॉन्च कर दी है और बाजार में व्यू ये आ रहा है, शाइन का एक नया मॉडल आया है 100 सीसी, और व्यू ये आ रहा है कि ये कंपटीशन को बढ़ा देगा उस कैटेगरी में जहां पे हीरो अभी तक का दादा था। 65,000 रुपये की गाड़ी लॉन्च की है होंडा ने। आपको क्या लगता है? वैसे ही अंडर परफॉर्म कर रहा है हीरो मोटो बहुत ज़्यादा, 2300 रुपये पे आ गया है पिछले 1.5 साल में। मुश्किलें बढ़ सकती हैं? स्ट्रेस में है वहाँ पर डिमांड एज इट इज 4 व्हीलर्स के मुकाबले काफी स्ट्रेस में रही है। ऊपर से ईवी कंपटीशन है, नई नई कंपनीज आ रही हैं। हालांकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये काफी नई कंपनी सर्वाइव नहीं करेंगी और मार्केट वापस ट्रेडिशनल प्लेयर्स में आएगा, लेकिन वो एक प्राइस वॉर का सिनारियो बनाता है। और फिर ये फेम सब्सिडीज रिलेटेड अनसर्टेनिटीज भी हैं कि अगले साल के बाद क्या होगा अगर सब्सिडी नहीं होगी। तो बहुत सारे इश्यूज 2 व्हीलर्स में हैं। और हीरो मोटोकॉर्प मुझे वैसे ही नहीं पसंद क्योंकि इनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बुलिश पिक्चर हमेशा प्रेजेंट करता है और इवेंचुअली जब रिजल्ट आता है तो वो टोटली अलग होता है। तो इसलिए मैं ज्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। ठीक है संदीप, कुछ ट्रिगर्स आप जाते जाते में बताकर जाएं जो कि एक विल कीप अ चेक ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स। क्या वो कंज्यूमर इन्फ्लेशन अबव आरबीआई थ्रेशोल्ड लेवल होना है या फिर कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस आने वाले दिनों में, क्योंकि यूएस फेड के तरफ से जो अनाउंसमेंट्स है अगला बड़ा ट्रिगर है। कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि आने वाले कुछ दिनों के लिए मार्केट्स की दशा दिशा को तय करेंगे? देखिए, एक तो बैंकिंग सेक्टर का जो क्राइसिस जो चल रहा है लार्जली यूएसए में, यूरोप में तो इतना कुछ है नहीं वैसे। तो अगर वहां पे एक न्यूज फ्लो खत्म हो जाता है तो वो एक पॉजिटिव है रहेगा। दूसरा, अगर फेड मीटिंग में अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि रेट हाइक होगा, लेकिन रेट हाइक के साथ अगर वो कहते हैं कि जो हम अपनी बैलेंस शीट रिडक्शन है उसको उसके पेस को या तो स्लो डाउन कर देंगे या अभी के लिए हम सस्पेंड कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिवली लिया जाएगा। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं। ओवरऑल इन्फ्लेशन डेटा पे मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि ये काफी बैकवर्ड लुकिंग होता है। अगर हम डायनामिक्स देखें इन्फ्लेशन के तो वो काफी ईज आउट हो गए हैं, तो आगे जाके अगले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन नीचे ही आएगा। ठीक है, ऑलराइट, आगे इन्फ्लेशन तो नीचे आना है ऑफ कोर्स, ये तो फोरसीन है, लेकिन अभी एट द सेम टाइम बाजारों में जो पेन है वो एक्चुअली थोड़ी सी ओवर स्ट्रेच हो जाती है और वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स सभी के लिए एक मुश्किल भरा समय तो हो जाता है। ऐसे में सही सलाह आपके लिए लानी बहुत जरूरी है। शुक्रिया संदीप ये सारी व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए।
चलिए अब 3:15 होने के आसपास हैं और एक बार कुछ BTST ट्रेड्स भी ले लेते हैं कि ये जो आज आपको एक थोड़ा सा रिबाउंस दिखा है, क्या ये इसके दिस रैली है सम लेग्स और नॉट? रैली तो नहीं कहना चाहिए बट ये रिकवरी की कुछ लेग्स होंगी यानी। नागराज बताएं, क्या आज यहाँ से आप जो कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स लेंगे क्या वो लॉन्ग के लेंगे? जी हाँ, लास्ट 2-3 दिन का जो कैंडल पैटर्न जो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि क्योंकि जो ओवरलैपिंग कैंडल्स आज के जो लोअर शैडो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है आपको, अभी तक मार्केट क्लोज नहीं हुआ कि मार्केट एक 16,800-850 के आसपास एक बॉटम रिवर्सल बनने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से जब भी मार्केट इंपॉर्टेंट बॉटम रिवर्सल करता है, आप देख सकते हैं पिछला लेवल भी बहुत वोलेटिलिटी रहता है, ऊपर के लेवल पे बहुत स्विंग्स और स्विंग वायलेशन भी हो जाता है, इसके वजह से बहुत सारे स्टॉप लॉस भी निकल जाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। सो एक कहीं ना कहीं एक संकेत है मार्केट एक बॉटम रिवर्सल बन रहा है। मेरे ख्याल से 16,850 16,800 के आसपास आज एक आध 2 दिन में मार्केट एक रिवर्स करेगा और एक अच्छा खासा अपसाइड बाउंस दिखने को मिलेगा। सुदीप, आपकी तरफ से 17,000 के लेवल्स को तो बार बार निफ्टी टेस्ट कर ही रहा है। इस वक्त भी अगर देखें 16,970 के लेवल्स कुछ लेकर जाना चाहेंगे BTST ट्रेड्स के तौर पर? BTST में जो ऑलरेडी हमने 2 स्टॉक्स डिस्कस किए, एक तो इंडियन होटल और HPCL, ये दोनों अभी भी अच्छा कर रहे हैं और अभी भी ये ऊपर से हमने 50-60 पॉइंट निफ्टी का जो फॉल देखा है उसमें भी ये दोनों स्टॉक स्ट्रांग है, तो मैं उनको तो कैरी करके जाना चाहूंगा। पर मुझे लग रहा है एक और स्टॉक जो अभी एक अच्छा मूव कर रहा है और लास्ट आधे घंटे में अच्छा मोमेंटम बन रहा है वो स्टॉक में, वो है थर्मैक्स। अगर हम देखें थर्मैक्स में पिछले 15-20 दिन से अगर हम देखें तो ये 2050 से लेके स्टेडीली 2150 2180 के आसपास आ गया था और लास्ट 6-7 दिन का जो कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद आज ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने विथ वॉल्यूम्स। तो जो हिसाब से स्टॉक ऑलरेडी अपने 200 DMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है पिछले 5-6 सेशन से। प्लस अगर हम ऑस्किलेटर्स और इंडिकेटर्स देखें RSI और MACD, वहां पे भी एक बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है डेली वीकली टाइम फ्रेम में और एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो जो हिसाब से मोमेंटम है ये स्टॉक में, प्लस हमने देखा ये कैपिटल गुड्स और रिलेटेड स्टॉक्स में एक अच्छा माहौल बना हुआ है पिछले काफी हफ्तों से, तो यहाँ पे मुझे एक अच्छा मूव लग रहा है आता हुआ BTST प्लस 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से। 2220 के स्टॉप लॉस से हम 2300 और 2330 का टारगेट मुझे लग रहा है ये स्टॉक में आ जाना चाहिए अगले कुछ सत्रों में। चलिए, BTST ट्रेड्स हमारे दोनों टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से हमें मिल गए हैं, लेकिन फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का नजरिया इस बाजार में, मार्केट एक्सपर्ट्स का ज्यादातर यही कहना है कि ये बाजार इस वक्त जो सेंटिमेंट्स दिखा रहा है खरीदारी के सेंटिमेंट्स है। अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के CIO राजेश कोठारी आज हमारे साथ जुड़े और उनका ये कहना था कि इस समय निवेशकों को मिड कैप, स्मॉल कैप सेगमेंट्स और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक अगर मूव्स देखने हैं तो ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। मिड और स्मॉल कैप में तो फिलहाल वैल्यूएशंस भी आकर्षक हैं और एंट्री पॉइंट्स भी काफी बेहद इंटरेस्टिंग नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं। Mid cap and small cap valuations are right now below their last 10 years average valuations, which is a very good opportunity in our view. Can we time the market? I don't think so. Can market go down another 5-10%? Possible. But if you have a 3-5 years view, particularly for mid cap and small cap, we believe it is a very good entry point. क्योंकि एक बात हमें याद रखनी चाहिए, एक ही चीज हमारे हाथ में है एज ए इन्वेस्टर, आप क्या भाव में लेते हैं, आपकी खरीद कीमत क्या है। अगर आपने राइट खरीद कीमत पे शेयर्स ले लिए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी फेवर में है, फिर 10 टका 20 टका नीचे जाए हमें कोई उसकी चिंता नहीं, क्योंकि अगर हमें लग रहा है कि इसका अर्निंग्स ग्रोथ ही 18-20 टका कंपाउंडेड अगर अगले 5 साल में आएगा तो वो 3-4-5-6 साल में वो पैसा अपना डबल होना वो तो जरूरी है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ अगर इतना स्ट्रॉन्ग है देन यू विल एबल टू स्टॉक जनरली डिलीवर्स इन लाइन विद अर्निंग्स ग्रोथ। So it is a very good entry point in my view for investors who are very conservative. थोड़ा स्टेगर कर लीजिए 3-4 महीने में, और जो इन्वेस्टर थोड़े एग्रेसिव है वो आज ये करंट लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम। जो चिंता हम जो व्यक्त कर रहे हैं आप और हम दोनों और रिटेल इन्वेस्टर्स, वो तो ऑलरेडी भाव में है। क्रेडिट स्विस भी भाव में है, SVB फाइनेंशियल क्राइसिस भी भाव में है, CPI जो गवर्नमेंट की वरीज है वो भी प्राइस में है। So we should not worry too much about what is happening right now. We should be little bit, थोड़ा विजन रखना पड़ेगा कि अगले 1, 2, 3, 4, 5 साल में हमें इंडियन इकोनॉमी क्या लग रही है, और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई थिंक वी आर एबल टू सी अक्रॉस द सेक्टर्स। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी है जिसको चाइना +1 का बेनिफिट मिलेगा, जिसको यूरोप +1 का बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गुड्स,
तो यहाँ पे यूरोप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, चाइना में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेनी ऑटो एंसिलरी कंपनीज, मेनी कैपिटल गुड्स कंपनीज, दे आर गेटिंग लार्ज ऑर्डर्स, लार्ज इंक्वायरी उनको यूरोप के ग्लोबल कस्टमर से, यूएस के ग्लोबल कस्टमर से मिल रही है। तो वहां पे बहुत बड़ा बेनिफिट होएगा। इंडियन बैंकिंग सेक्टर, उसको ग्लोबल इकोनॉमी से कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई लिंकेज नहीं है। हमारा नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखो जो फरवरी महीना में अभी जो पब्लिश हुआ, इट इज स्टिल 15%, डबल डिजिट ग्रोथ है। आई थिंक छठा या 7th मंथ है कंसेक्यूटिव आफ्टर 12 years where नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ has remained डबल डिजिट। उसका मतलब यह है कि इंडियन इकोनॉमी इज ऑन ए वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग, विच इज अ वेरी गुड थिंग, एंड द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रॉन्ग इन माय व्यू। काफी लोग कह रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा नहीं रहेगा आगे जाके, मुझे लग रहा है अगले 2 क्वार्टर फिर भी अच्छे रहेंगे। तो इसके लिए बैंकिंग विल कंटिन्यू टू डू वेल। कंज्यूमर सेक्टर अगर आप देखिए, उसके अंदर बहुत सारे स्टॉक्स जो है जिसको कमोडिटी प्राइसेस, इन्फ्लेशन वाज ए मेजर कंसर्न, लेकिन राइट नाउ इनफैक्ट दे आर बेनिफिशियरी ऑफ द लो कमोडिटी प्राइसेस ग्लोबली। सो कंज्यूमर कंपनीज में ऐसी बहुत सारी कंपनी है। डिस्क्रिशनरी जो कंजम्पशन है टुवर्ड द लग्जरी एंड, दैट रिमेन्स अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। And if you look at the largest retailer of the country, they reported the bumper numbers for the 3rd quarter. So I think there are many opportunities across various sectors: automobile, banking, capital goods, consumer, select consumer segment. These 4 are the sectors which we are focusing in our portfolio construction. ठीक है, तो राजेश कोठारी की आप ये बात सुन रहे थे और आप कुछ स्पेसेस बता रहे थे वो जो उन्हें पसंद भी आते हैं। बैंकिंग के लिए भले ही आप बाहर की कंट्रीज में बाहर के बैंक्स पे एक संकट देख रहे हो, लेकिन बैंकिंग और फाइनेंशियल के वैल्यूएशन, इंडियन बैंक्स और फाइनेंस स्पेसेस के वैल्यूएशन अब भी एक्सपर्ट्स को पसंद आते हैं। ये जब मंदी के बादल छटेंगे तो ऑफकोर्स आपको फिर से इन्हीं स्टॉक्स में अच्छा सर्ज भी दिखेगा। खैर, लास्ट के बजे 10-11 मिनट में कुछ और ट्रेड स्ट्रैटेजीज भी ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से, क्योंकि फिर से आपको दिख रहा है एक और सेट ऑफ रिबाउंड, वो भी बिफोर द मार्केट इज क्लोजिंग। बैंक निफ्टी में अब लगभग 200 पॉइंट्स की एक उछाल आया है, 200 पॉइंट क्योंकि पूरे रोड हो चुके थे, और जो बड़ी मूव्स पिछले 15 मिनट में आई हैं वो आपको कुछ स्पेसेस जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर रहे हैं, जैसे कि फार्मा, एंड साथ ही आपके और दूसरे जो स्पेसेस हैं वो सीमेंट स्पेस हैं। L&T अपने शाहरे निशान में, हालांकि आज दिन भर L&T लाल निशान में ट्रेड करता रहा है। L&T अब फिर से आपको पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही आपको ऑटो पैके, आयशर मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन स्टॉक्स में भी आपको रिकवरी दिखी है। क्या रिकवरी SBI जैसे बड़े स्टॉक्स में, HDFC बैंक में, इनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है घर ले बाय करने के लिए, डिलीवरी के लिए? सुदीप? SBI या HDFC बैंक? मुझे लग रहा है कि अगर हम लार्ज कैप के अगर स्टॉक्स के बारे में बात करें तो 2 स्टॉक्स है, जैसे मतलब अगर लार्ज कैप में अगर हम देखें तो भी रिलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, ऑलरेडी बहुत बड़ा रिवर्सल अभी तक नहीं आया है, पर हम अगर पिछले एक मेजर अगर हम सपोर्ट देखें रिलायंस में तो 7 मार्च जब पिछले साल जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था जो मार्च में, तब रिलायंस 2222 4-2 मतलब 2222 के लेवल से जहां से एक रिबाउंड किया था, वहीं से एक बॉटम स्टॉक ने यहाँ पे बनाया और आज भी तकरीबन वही लेवल के आसपास है। तो मुझे लग रहा है एक ये स्टॉक है जो अगले कुछ सेशंस में मार्केट की एक दिशा यही नक्की करेगा। प्लस दूसरा अगर मैं थोड़ा देखूं तो मुझे लग रहा है पिडिलाइट है, सीमेंस है, ये 2 स्टॉक्स में भी एक अच्छा सेटअप बन रहा है कि अगर हम बॉटम फिशिंग करना है एक अच्छे क्वालिटी स्टॉक में तो पिडिलाइट में करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी न्यूज फ्लो अब इसके लिए पॉजिटिव है। क्रूड प्राइसेस में जो इसका सबसे बड़ा इनपुट है वहां पे एक फॉल आ रहा है, तो आज नहीं तो कल मार्केट इसको रिकॉग्नाइज करेगा। एशियन पेंट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, वहां पे भी एक अच्छा सेटअप तेजी का है। HUL है, तो ये सारे काउंटर्स मुझे लग रहा है थोड़े सेफर साइड पे हम इसमें बाई करके जा सकते हैं, बिकॉज ये सब के लिए जो क्रूड सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वहां पे डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे एटलीस्ट इवन इफ मार्केट में हम वॉलेटिलिटी देखें अगले कुछ सत्रों में और थोड़ा डाउनफॉल भी आए तो वहां पे थोड़ा कुशन ये सारे स्टॉक्स में बनता हुआ हमें दिखाई देगा। नागराज, फार्मेसी रिटेल स्पेस से जुड़ी कंपनी मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज करीब 12% की तेजी दिखा रही है, और वैसे अगर देखें सरकार का भी फोकस है फार्मेसी अप्रूवल्स को लेकर। आने वाले दिनों में ये अप्रूवल्स भी नजर आ सकते हैं जो कि टॉप कंपनीज इन द सेगमेंट के लिए काफी बेहतर साबित होंगे। एंड वन सच इज मेडप्लस हेल्थ, 10 से 11% की तेजी इस वक्त। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को क्या करना चाहिए?
जी हाँ, आज का जो ह्यूज अपसाइड है ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन कर रहा है कि ये स्टॉक जो बहुत दिन का कंसोलिडेशन था 715 717 का जो अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है और 715-16 के आसपास 200 डे ईएमए का भी रेजिस्टेंस है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न अभी इंडिकेट कर रहा है कि आगे वाले दिनों में भी ये अपसाइड मोमेंटम जारी रहेगा। मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में ये स्टॉक नेक्स्ट रेजिस्टेंस अराउंड 760 तक जा सकता है। ऑलराइट, तो ये तो कुछ स्टॉक्स हुए क्योंकि बाजार अब बस बंद होने के कुछ देर ही बाकी है, लेकिन आप देखें तो स्टॉक्स में और वो भी लार्ज कैप्स में रिकवरी तो अच्छी आई है इनफैक्ट, और जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग है वो और स्ट्रेंथ के साथ बंद होते हुए जा रहे हैं। टाइटन जैसे स्टॉक में अगर यहाँ से एक रिकवरी अटेम्प्ट होती है सुदीप, और क्योंकि दोबारा से आपको जो अग्रेसिव सेक्टर्स है वो वापस आते हुए दिखते हैं, गोल्ड की डिमांड, थोड़ी गोल्ड के प्राइसेस नीचे आते हैं, तो क्या टाइटन में एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी भी और तेजी रह सकती है? मुझे लग रहा है प्रियंका जी, जो टाइटन में जो हिसाब से मूव आया है स्टॉक आज सुबह अर्ली मॉर्निंग जो 2470 2480 जब ट्रेड कर रहा था तो स्टॉक 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा था, पर आज अभी क्लोजिंग के समय ये एग्जैक्टली अपने 200 डीएमए पे क्लोज कर रहा है और इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो मुझे लग रहा है, लेकिन अगर पिछले 15 दिन का अगर हम चार्ट देखें, अगर 15 दिन की पैटर्न देखें तो स्टॉक सब 15 दिन में सबसे उच्च स्तरीय पे और पिछले 3 दिन में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक दिन अगर हमें ये स्टॉक में देना चाहिए, बिकॉज 3 दिन जहां पे स्टॉक 2320 2340 से बढ़ा है अभी तक, वहां पे राइजिंग वॉल्यूम्स के साथ बढ़ा है। तो वॉल्यूम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं ऐसे डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, जब हम वो स्टॉक में वॉल्यूम आता हुआ देख रहे हैं और साथ में एक अच्छा गेन भी आ रहा है। भले आज ऊपरी स्तरों से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया है, पर मोमेंटम अभी भी बना हुआ है एटलीस्ट फॉर अ रिबाउंड, एंड ये पूरा सेगमेंट चल रहा है अभी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बने रहना चाहिए, इसमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग की, और 2500-2530 का लेवल आएगा ऊपरी स्तरों पे, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए जरूर। और जो भी ओपन पोजीशंस है उसमें 2410 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले। बहुत सारे लॉन्ग ट्रेड्स, बहुत सारे शॉर्ट के ट्रेड्स हम देख रहे हैं जो अनवाइंड हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अटेम्प्ट लग रही है कि बाजार की जो रिकवरी है शायद कल भी एक आपको पास ऑन होती हुई दिखाई दे। ऐसे में क्या जो ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स हैं उनकी मूव आगे भी जारी रह सकती है? हालांकि ये बिल्कुल डिपेंड करता है क्रूड की चाल पर, लेकिन नागराज आप HPCL BPCL एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करेंगे या अभी कैरी फॉरवर्ड बनता है? एक बार प्रॉफिट बुक करने का जो आइडिया बेहतर रहेगा, क्योंकि काफी ऊपर जा चुका है और कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड हो रहा है। HPCL रहने दो या IOC रहने दो, मेरे ख्याल से एक जो शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग क्रिएट हुआ था उसका एक रेजिस्टेंस तो बना हुआ है। आगे वाले दिनों में कंसोलिडेशन या माइनर डाउनवर्ड करेक्शन आने की गुंजाइश है। बार तो बुक कर लेना चाहिए और अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। आप पिछले 2 दिन में देखें तो लगभग HPCL BPCL में 8-9% का गेन मिल चुका है आपको 2 दिन में, तो क्यों नहीं इसे मुनाफा को आप थोड़ा सा टेक द प्रॉफिट ऑफ द टेबल। लेकिन एट द सेम टाइम लेकिन चाल कहाँ अब शुरू हुई है और जहाँ पर आपको लगता है कि शायद कल भी मोमेंटम जारी रह सकता है। फार्मा चल रहा है, लेकिन बैंक्स में चाहे लार्ज कैप बैंक हो मिड कैप बैंक्स हो, वहाँ पर आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स बनते हैं। मिड कैप में भी कुछ स्टॉक्स सुदीप जो अच्छे दिख रहे हैं, बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स, इनफैक्ट AB कैपिटल जैसे स्टॉक्स, फाइनेंस काउंटर्स, क्या ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं? अगर हम मिड कैप बैंक की अगर बात करें तो वहां पे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक अच्छा सेटअप बन रहा है, क्योंकि अभी भी बैंक निफ्टी में भी सेलिंग प्रेशर और इट इज नॉट आउट ऑफ द वुड्स, और ये सेक्टर के रिलेटेड बहुत सारी न्यूज ऑन अ डेली बेसिस आ रही है। कहीं कोई बैंक के साथ कुछ हो गया, तो बैंकिंग सेक्टर ऑल्दो दोनों डिफरेंट है बट स्टिल सेक्टर इम्पैक्ट है। तो बट AB कैपिटल अगर हम स्पेसिफिकली उसकी बात करें तो दैट इज आउट परफॉर्मिंग, एंड जहां पे मार्केट में ऊपरी स्तरों से फॉल आ रहा है उतने साइज में इसमें फॉल नहीं आ रहा है ऊपर के लेवल से। तो मुझे लग रहा है एक तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है। और पिछले 3 दिन का अगर हम देखें तो आज एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पिछले 2 दिनों की ट्रेडिंग रेंज से बनाया है जिसने, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बाय बनता भी है और 145 के स्टॉप लॉस से हम इसमें 156 और 162 का टारगेट, अगर कोई पोजिशनल अगर इसे होल्ड करना चाहे तो आ सकता है इसमें ये काउंटर में। तो ये तो AB कैपिटल पर राय रही है। ऐसे दिन भर के एक्शन को आज कैप्चर करते हैं कि कब रिकवरी ट्रेड अटेम्प्ट हुए, कहाँ से प्रेशर बना और कैरी फॉरवर्ड ट्रेड किस तरह के दिख रहे हैं। एक बार मार्केट रैप सारा का सारा मानसी के साथ कैप्चर करते हैं।
बिल्कुल, तो दिन भर तो एक रेंज में कामकाज टुवर्ड्स डाउनसाइड देखने को मिला, लेकिन करीब 1:30 बजे के बाद बाजार ने एक रिकवरी अटेम्प्ट किया। उसके ठीक बाद हमने देखा अच्छा एक्शन भी देखने को मिला। इसके पीछे की वजह भी थी यूरोपियन मार्केट्स जब खुले मजबूती के साथ खुलते हुए दिखे तो क्रेडिट स्विस के स्टॉक ने ऑलमोस्ट 30 से 40% तक के गेन्स देखे थे, जिसकी सीधे एक इम्पैक्ट थी जो कि यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिली। दरअसल स्विस नेशनल बैंक ने लोन अनाउंसमेंट की थी, उसका एक इम्पैक्ट जो कि क्रेडिट स्विस पर पड़ा और यूरोपियन मार्केट्स के पॉजिटिव स्टार्ट से भारतीय बाजार को भी एक अप मूव या कह सकते एक पॉजिटिव पुश मिलता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्रूड करेक्शन एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि भारतीय बाजार के लिए काफी अच्छा काफी पॉजिटिव साबित हो रहा है, क्योंकि क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरीज जो हैं वो अच्छी मजबूती दिखा रहे थे, चाहे फिर वो पेंट स्टॉक्स जैसे एशियन पेंट्स, कंजाई, नेरोलैक, बर्जर पेंट्स या फिर वो सीमेंट स्टॉक। आज दिन की शुरुआत से जब बाजार में कमजोरी का रुझान था तभी हमने देखा था सीमेंट प्लेस में अच्छा एक्शन देखने को मिला था और इसी स्पेस में एविएशन को भी जोड़ना चाहिए, लेकिन एविएशन प्ले में इस वक्त कोई बड़ी अपमूव देखने को मिली नहीं। हालांकि आज हमने सुबह भी देखा इंडिगो पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट इनिशिएट होती हुई जरूर देखने को मिली थी। इसके अलावा ओएमसीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल क्रूड करेक्शन के चलते अच्छा एक्शन दिखा रहे थे और इस वक्त अगर क्लोजिंग भी देखेंगे इन तमाम स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 2.5% के अपमूव्स के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आज 8% तक की बढ़त देखने को मिली। दरअसल मैनेजमेंट में बदलाव की खबर आती हुई दिखी। नए और एमडी और सीईओ के तौर पर अनूप बागची के अनाउंसमेंट होने के साथ एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो बना। उसके ठीक बाद आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में इस वक्त भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 7% के अपमूव्स के साथ स्टॉक जो है क्लोजिंग दिखाते हुए। टॉप गेनिंग मोमेंटम सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे डिफेंसिव्स के तौर पर एफएमसीजी और फार्मा प्लेज में आज अच्छा एक्शन देखने को मिला। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स परफॉर्म कर रहा था जिसमें एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले जैसे काउंटर्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला और फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक में अच्छा एक्शन था। इसमें सिप्ला को जोड़ लीजिए, सन फार्मा, मेडप्लस हेल्थ इनफैक्ट इस स्टॉक में करीब 11 से 12% तक की तेजी देखने को मिली। तो क्लियरली डिफेंसिव्स में अच्छा एक्शन था और उसके ठीक बाद धीरे धीरे एक्शन जो है अलॉन्ग विद द मार्केट्स डेवलप होता हुआ बाकी के सेक्टर्स में भी देखने को मिला और इसी के चलते हमने देखा कुछ तमाम स्पेसेस में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में नजर आए। बैंक्स फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी बैंक आज टॉप गेनिंग मोमेंटम में, एचयूएल के ठीक बाद देखने को मिला अच्छी मजबूती के बीच कामकाज क्लोज होता हुआ और इस वक्त भी देखेंगे अच्छा अब यहाँ पर ट्रेंड जो है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक प्राइस में देखने को मिला, हरे निशान के साथ क्लोजिंग दिखा रहा है। वहीं पेंट स्टॉक्स का जिक्र हमने किया, साथ ही एसबीआई और टाइटन के स्टॉक में भी अच्छा अपमूव ड्यूरिंग द डे भी देखने को मिला और टॉप कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें इस वक्त बाजार में ये स्टॉक्स नजर आए जहां पर अच्छी मजबूती नजर आई। बिकवाली का दबाव, आईटी सेक्टर से जुड़ी चुनिंदा कंपनियां हैवीवेट्स, इन्फोसिस में गिरावट के साथ आज ट्रेड हमने देखा बिकवाली रही। रिलायंस के स्टॉक में भी आज सुबह से ही इनफैक्ट कल 52 वीक लो रिलायंस ने लेवल्स देखे थे और आज भी वो गिरावट जो है वो जारी रही और बिकवाली के साथ इस वक्त भी 2229 के लेवल्स पर लाल निशान नहीं स्टॉक क्लोजिंग दिखाते हुए। हिंडाल्को, भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स भी इस कैटेगरी में शामिल रहे जहां पर लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव रहा। हाँ, लेकिन मिड कैप गेनिंग मोमेंटम कई सारे स्टॉक्स में था और इस वक्त अगर मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो उनका यही कहना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एंट्री पॉइंट्स या अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी बन रही हैं क्योंकि बाजार के वैल्यूएशंस काफी एक्यूरेट और काफी आकर्षक इस वक्त नजर आ रहे हैं। जील के स्टॉक में एक न्यूज बेस्ड इंपैक्ट थी जिसके चलते फोकस रहा, अच्छी मजबूती के बीच कामकाज, इस वक्त ट्रेड्स क्लोज होते हुए भी हरे निशान के साथ आप देखेंगे। इस बीच हिंदुस्तान जिंक का काउंटर आज सुबह से अच्छे एक्शन दिखा रहा था और मिड कैप कैटेगरी में हिंदुस्तान जिंक ने भी अच्छा परफॉर्म किया ड्यूरिंग द डे। औरोबिंदो फार्मा मैनेजमेंट की पॉजिटिव कमेंट्री आई, उसके ठीक बाद ऑफ कोर्स डिफेंसिव्स में फार्मा चल रहे थे, उसमें औरोबिंदो फार्मा जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। साथ ही अल्केम लैबोरेटरीज के स्टॉक में भी पॉजिटिव न्यूज फ्लो के चलते अच्छा मोमेंटम हमने देखा। फाइनल क्लोजिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 17,000 के लेवल्स को टेस्ट किया दिन भर बाजार ने और 17,000 के लेवल्स के ही आसपास इस वक्त निफ्टी की क्लोजिंग। पॉजिटिव बात यह है कि पॉजिटिव क्लोजिंग हुई, हरे निशान के साथ ट्रेड्स क्लोज होते हुए करीब 80 अंकों की बढ़त हम देख रहे हैं। 57,634 के स्तरों पर सेंसेक्स में कामकाज क्लोज होता है और बैंक निफ्टी आज सुबह जब हम बात कर रहे थे निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट की बातें हो रही थी, इस वक्त अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी भी संभलता हुआ और क्लियरली यहाँ पर इंडेक्स स्पेसिफिक अगर देखेंगे 39,132 के स्तरों पर करीब 80 अंकों की बढ़त के साथ ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 797 एडवांसेस के सामने 1,280 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। तो क्लियरली एक म्यूटेड स्टार्ट, वीकली एक्सपायरी थी जिसके चलते वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड थी, ऐसा ही दिखा, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्लोजिंग जो है ऑन अ पॉजिटिव नोट इस वक्त नजर आ रही है। बहरहाल उम्मीद यही करते हैं कि कल का ट्रेडिंग सेशन जब खुलेगा तो ये पॉजिटिविटी जो है वो और ज्यादा आगे बढ़ती दिखे। आपका शुक्रिया हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट सुदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, नागराज आपका भी शुक्रिया और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स तो हम यही समझ रहे हैं, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।